Hello everyone, welcome to my channel RB Tutorial. Dear students, myself Raghuvansh Bhushan and today I am going to teach you the very first chapter of class 10th physics, that is reflection and refraction of light. Okay? तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये चैप्टर आया कहां से है। तो ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स का ऑप्टिक्स ब्रांच से आया है। ऑप्टिक्स क्या है? तो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट। ओके, तो चूंकि लाइट दो नेचर पोजेस करता है, याद रखिएगा, लाइट पोजेस डुअल नेचर। ठीक है, एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। ठीक है, जो लाइट होता है वो डुअल नेचर पोजेस करता है, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो इसी के आधार पे हम लोग ऑप्टिक्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक है आपके पास वेव ऑप्टिक्स और दूसरा है रे ऑप्टिक्स। तो जो क्लास 10th का हमारा फिजिक्स है, क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्या है? रे ऑप्टिक्स, 10th फिजिक्स। ठीक है, 10th फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ना है ऑप्टिक्स में? तो रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स में भी हमारे पास तीन ही फेनोमेनन हम लोग को पढ़ना है। वैसे तीन ही होता ही है रे ऑप्टिक्स में, जो कि हम लोग को पढ़ना है। एक फेनोमेनन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन। दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड तीसरा है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और ये जो चैप्टर है वो क्लास 10th के ही फिजिक्स के ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा टॉपिक जो कि ऑप्टिक फिजिक्स से आया है। ठीक है, फिजिक्स का ऑप्टिक्स ब्रांच से आया। तो इस रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके बाद पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इतने टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। इतना कितना टॉपिक्स? यहां तक हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां तक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इतना है। क्या क्या है भाई इसमें? तो इसी में हमारे पास लाइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जितना भी चीज इसमें पढ़ेंगे ना उसका यूज आपको पूरे ऑप्टिक्स में आएगा, चाहे वो 10th का ऑप्टिक्स हो या फिर 12th का ऑप्टिक्स है, ये यूजेज हर जगह पे आने वाला है। इसलिए ये सब वोकैबुलरी जरूर बिल्ड कीजिएगा। क्लास 8th में भी ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे इस टर्म्स को। ठीक है, उसके बाद आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सब भी क्लास 8 में पढ़े हैं, फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस, ये भी हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, ये किसी किसी क्लास 7th या फिर 8th के बुक में है और किसी किसी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए जो तब स्फेरिकल सरफेसेस में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसके जाने बगैर स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्शन हम लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद रे डायग्राम कंस्ट्रक्शन के लिए जो रूल्स है, यहां से आ जाता है आपके पास रे डायग्राम बनाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। क्लास 10th में जो रे ऑप्टिक्स को कुछ पढ़ने के लायक बनाता है, जो समझने के लायक इसमें है, तो वो रे डायग्राम से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद है साइन कन्वेंशंस। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ साइन कन्वेंशंस लेना पड़ता है स्फेरिकल मिरर में, उसको भी हम लोग डील करेंगे। उसके बाद रे डायग्राम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग से। उसके बाद यूजेज पढ़ेंगे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर का, मिरर फॉर्मूला, और उसके बाद रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करके और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा टारगेट क्या है? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट कर देना है। ओके, तो चलिए हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक है इसका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू लाइट, इसको पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है लाइट क्या है, लाइट को कैसे डिफाइन करेंगे?
तो क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट क्या है? एक तरह का एनर्जी है विच इनेबल्स अस टू सी, जो हम लोग को देखने में कैपेबल बनाता है। ठीक है, तो एक और लाइट का डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं जो कि वेव नेचर को जस्टिफाई करता है। वो क्या है भाई? तो लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। किस तरह का वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जानते हैं क्या होता है? देखिए, क्लास 9th के साउंड में पढ़े होंगे कि दो तरह का वेव होता है, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पढ़े होंगे तो यहां से समझ लीजिए वेव दो तरह का होता है, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या बेसिक, ऐसे तो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक्स है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत डिटेल में क्लास 11th में पढ़िएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक डिफरेंस समझ के रखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव होता है जिसको प्रोपोगेट करने के लिए पार्टिकल मीडियम की जरूरत नहीं होती है, मीन्स मेटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और जो आपके पास मैकेनिकल वेव होता है उसमें मेटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे कि साउंड वेव आपका क्या है? मैकेनिकल वेव है, और लाइट वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मीन साउंड वेव का स्पीड मैक्सिमम किसमें होगा? जब मेटेरियल मीडियम होगा तब। और लाइट वेव का जो स्पीड होगा मैक्सिमम कब होगा? जब वो वैक्यूम में ट्रेवल करेगा तब। समझे? तो लाइट किस तरह का वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या हुआ? इट डज नॉट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। ठीक है, तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव within a small range of wavelength of about 400 into 10 to the power -9 है। क्या है सर जी? 10 to the power -9 है। ठीक है, लिखने में पीपीटी बनाने में सही नहीं हो पाया है, समझ जाइएगा इसको। 10 to the power -9 से कितना तक? 750 इंटू 10 to the power -9 मीटर का वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ क्या होता है ये सब क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब टर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रे ऑफ लाइट क्या होता है? अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब क्लास 11th में जाइएगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये सब चीजें। तो अभी समझ लीजिए, लाइट का डेफिनेशन समझ गए। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स है भाई? तो रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट जानते हैं क्या होता है? रे ऑफ लाइट, तो अगर हम लोग लाइट के सिंगल पाथ को कंसीडर करें, या फिर लाइट का वह सिंगल पाथ जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल कर रहा हो, उस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइट। द डायरेक्शन और पाथ along which light energy travels in a medium is called ray of light. क्लियर? उसके बाद आता है बीम ऑफ लाइट। तो जब दो या फिर दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट कलेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। मतलब अ बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो बीम ऑफ लाइट का दो टाइप होता है, एक होता है आपके पास कन्वर्जेंट बीम और एक होता है आपके पास डाइवर्जेंट बीम। दोनों के बारे में आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए। कन्वर्जेंट बीम का मतलब क्या होता है? तो जब बीम ऑफ लाइट डिफरेंट डायरेक्शन से आकर के एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए तो वैसे बीम ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम। एंड जब एक सिंगल सोर्स से ढेर सारा बीम ऑफ लाइट एमिट हो और वेरियस डायरेक्शन में डाइवर्ज हो जाए, फैल जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट मीन्स व्हेन the beam of light coming from various direction converges at a single point is called convergent beam, and when the beam of light diverges from a single source in various direction is called divergent beam. okay, ये सब क्लास जूनियर क्लासेस में क्लास 6 7 8 में हम लोग पढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हुआ? अब आ जाइए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इमेज। इमेज क्या होता है समझिए। इमेज क्या होता है बताइए, ध्यान से समझिएगा। इमेज क्या है? सो जैसे कि अगर हम लोग पूरा लाइट ऑफ कर दे, ठीक है, अगर हम लोग पूरा लाइट ऑफ कर दे, कितना ही मेरा पावरफुल कैमरा है, तो क्या हम आपको दिख पाएंगे? नहीं दिख पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इमेज क्या है? तो लाइट का एक अपीयरेंस है। क्या है? अपीयरेंस है। तो इमेज इज व्हाट? इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ
एनी ऑब्जेक्ट। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? लाइट के द्वारा बनाया गया अपीयरेंस। तो इमेज क्या है? तो इट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट which is formed which is formed by the various formation of light, वेरियस फॉर्मेशन बोल रहे, सॉरी, वेरियस फेनोमेनन ऑफ लाइट। ठीक है, इमेज क्या है? एन ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द वेरियस फेनोमेनन ऑफ लाइट। ठीक है, तो फेनोमेनन में रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, डिस्पर्सन है, आगे चल के डाइफ्रैक्शन भी है, तो वो सब वेव ऑप्टिक्स में आ जाता है। रे ऑप्टिक्स में हमारे पास क्या क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्लेक्शन। तो इमेज एक लाइट का ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ध्यान से समझिएगा, इमेज के फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड है। पहला कि मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड, कम से कम 2 रे ऑफ लाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? दोज 2 रेज ऑफ लाइट मस्ट बी इंटरसेक्ट और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। ठीक है, ये जो रेज ऑफ लाइट होते हैं या तो एक्चुअली में इंटरसेक्ट करना चाहिए या फिर ऐसा लगे कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं जब उनको प्रोड्यूस किया जाए तो। क्लियर? इसके बेसिस पे मींस ऑन द बेसिस ऑफ whether the ray of light are intersecting or not, there are two types of image. One is real image and second one is virtual image. रियल इमेज क्या होता है? तो जब रे ऑफ लाइट एक्चुअली में इंटरसेक्ट करके इमेज बनाते हैं तो जो इमेज बनता है वो होता है आपके पास रियल इमेज। ठीक है, और जो वर्चुअल इमेज होता है वो कैसे बनता है? जब रे ऑफ लाइट ऐसा लगे कि वो मीट कर रहा है, जब उसको प्रोड्यूस किया जाए तो उस केस में जो इमेज बनता है उस इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, चलिए, क्लियर? तो इसमें गलती से लगता है छूट गया है रियल इमेज के बाद वर्चुअल इमेज देना, तो आप लोग सुन करके लिख लीजिएगा। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट फॉर्म्स एंड एक्चुअली मीट्स, सॉरी क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट, सॉरी, नया नया डिजिटल बोर्ड पे वर्क करना स्टार्ट किए हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है हमको, माफ कीजिएगा, चीजों को माइंड नहीं कीजिएगा भाई, ध्यान दीजिए। क्या है? व्हेन अ बीम ऑफ लाइट from an object actually meets at a point after reflection, then the image of the object formed at that point is known as real image. वही चीज हम बोले, means when the image is formed due to the actual intersection of ray of light, then the image is called real image. ठीक है, और एक और होता है क्या? तो वर्चुअल इमेज। क्या? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज में क्या होता है? तो the image which is formed due to virtual intersection of ray of light। ठीक है, इसको समझ ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या समझे? रियल इमेज में रे ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट करता है और वर्चुअल इमेज में रे ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट नहीं करता है, वर्चुअली मीट करता है जब उसको प्रोड्यूस कराया जाए तो। ठीक है, अब यहां से कुछ डिफरेंसेस जो बोल रहे हैं उसको नोट कीजिएगा। ठीक है, रियल इमेज का में क्या है? लाइट चूंकि एक्चुअली इंटरसेक्ट करता है तो इसमें जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। तो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड and virtual images are always erect, वो हमेशा सीधा होंगे। सपोज एग्जांपल, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका वर्चुअल इमेज का मतलब इसी टाइप का, मींस इसका पॉइंटर ऊपर ही रहेगा, उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। मींस वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट रहेगा, सीधा रहेगा। और रियल इमेज का मतलब क्या होता है? उल्टा। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसका इमेज कैसा हो जाएगा? इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है। क्लियर? तो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। एक पॉइंट, दो पॉइंट समझ गए? ठीक है, रियल इमेज में एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है, वर्चुअल इमेज में वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है। रियल इमेज इन्वर्टेड होता है और वर्चुअल इमेज आपका इरेक्ट होता है। उसके बाद रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, वेयर एज वर्चुअल इमेज कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन।
ये कुछ डिफरेंसेस है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में, जो कि क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी हम आपको यहाँ पे ओरली समझा दिए। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब यहां से हमारा क्लास 10 स्टार्ट हो रहा है, बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? तो द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जैसे कि समझिए, एक मिनट का क्या हो जाता है जी, देखिए ध्यान दीजिए। तो ये है हमारे पास सपोज एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हम यहाँ पे बना देते हैं, ये तो बना हुआ है ही, ध्यान समझिएगा। ये है हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मीन्स एक मिरर हो या फिर एक स्मूथ सरफेस हो, यानी कि पॉलिश्ड सरफेस हो। तो ध्यान से समझिएगा, इस पे अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट किया, तो क्या होता है ना कि रे ऑफ लाइट बाउंसेस बैक कर जाता है। ठीक है, अगर स्मूथ सरफेस पे रे ऑफ लाइट फॉल करता है तो वो बाउंस बैक कर जाता है, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब इसके बीच में अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर दे, नॉर्मल का मतलब क्या होता है? एक परपेंडिकुलर लाइन, क्या? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे, तो ये जो इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे। और ये रे क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और इसके बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल। ठीक है, तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि रिफ्लेक्शन में आते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन समझ में आ गया, द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और ये है हमारे पास, अब यहां से समझ लीजिए, इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ध्यान से समझिएगा। दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है हमारा क्या? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर एंड इर्रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या होता है कि जब रिफ्लेक्शन आपका स्मूथ सरफेस से हो, बिल्कुल स्मूथ सरफेस से हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। मीन्स व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू a smooth surface, then reflection is called regular reflection. and irregular और diffused, irregular को भी diffused भी कहा जाता है, irregular रिफ्लेक्शन को diffused भी कहा जाता है। तो वो क्या होता है भाई? तो जब रिफ्लेक्शन आपका रफ सरफेस से होता है, उस रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मींस व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट्स रेज is incident on a rough surfaces, then the reflected rays are scattered in different direction. This type of reflection is called irregular reflection. Okay, चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो क्या है सर? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, दो तरह का लॉज होता है। एक होता है आपके पास, मीन्स रिफ्लेक्शन का दो तरह का लॉज बोल रहे हैं, दो लॉज होता है। क्या क्या? तो एक होता है, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े रिफ्लेक्शन में, कि ये वाला अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। यहां से ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा, और इसके बीच में जो नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर दे परपेंडिकुलर लाइन, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है। ठीक है, तो पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या है, ध्यान से समझिएगा, कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड
नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा। प्लेन का मतलब क्या होता है, तो जो हमारा प्लेन होता है उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मींस कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम लोग तीन एक्सिस में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड प्लेन। ठीक है, तो अगर हमारे पास इंसिडेंट रे एक्स वाई प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे भी हमारा एक्स वाई प्लेन में ही होगा और नॉर्मल भी एक्स वाई प्लेन में ही होगा। इस चीज को समझना है। ठीक है, यही है आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है तब हम लोग चलते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में। तो रिफ्लेक्शन थ्रू दो टाइप के सरफेसेस से हम लोग को रिफ्लेक्शन पढ़ना है, एक प्लेन सरफेस और दूसरा है आपके पास स्फेरिकल सरफेस। तो सबसे पहले प्लेन सरफेस को कंप्लीट कर लेते हैं, ये क्लास 8 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बात बताइएगा बाबू कि आप लोग पढ़े हैं ना कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्या पढ़े हैं हम लोग? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक बात बताइए, हम लोग एक यहां से सरफेस लेते हैं, सपोज कि हम लोग एक यहां से एक सरफेस लिए, ठीक है, और इस पे एक रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री से इंसिडेंट करा दिए, 90 डिग्री से इंसिडेंट करा दिए, तो इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो? तो बहुत बच्चों के मन में सीधे आ रहा होगा 90 डिग्री। गलत है। यहां पे क्या सोचना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये है हमारे पास इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, तो ये जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है कि नहीं? तो अब एक बात बताइएगा, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहां पर इंसिडेंट रे भी क्या है, यहां पर आपका इंसिडेंट रे भी यही है और नॉर्मल भी, नॉर्मल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, यही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0 हो गया, क्योंकि आई भी यही हो गया, इंसिडेंट रे भी यही हो गया और नॉर्मल भी सेम है, मतलब नॉर्मल के थ्रू ही वो इंसिडेंट कर रहा है। तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0 सिंस आई इज इक्वल टू आर। तो अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस, नॉर्मली का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, तो इसका क्या आंसर होगा? 0 डिग्री। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? 0 डिग्री। इसका मतलब वो सेम पाथ से वापस चला जाएगा, मींस इट विल retrace इट्स पाथ। इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस देन इट विल retrace इट्स पाथ, मतलब उसी पाथ से वापस चला जाएगा। तो इसी की हेल्प से हम लोग यहां पर रे डायग्राम बनाएंगे, किसका? तो प्लेन मिरर के थ्रू। ध्यान दीजिए, ये हमारे पास क्या है? एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हमारे पास प्लेन मिरर है और इस पे एक रे ऑफ लाइट सीधा इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब 90 डिग्री से, तो वो उसी पाथ से वापस चला जाएगा, है कि नहीं? और एक रे ऑफ लाइट को हम लोग सीधा इस प्लेन मिरर के सेंटर पे इंसिडेंट करा रहे हैं यहां, ठीक है। तो ये जो इस एक्सेस को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, जिसपे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इस पे, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सेस। आगे भी स्फेरिकल मिरर भी यही बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए, ये जो रे ऑफ लाइट है, सपोज कि ये इस सरफेस पे सीधा नॉर्मली रखा हुआ है 90 डिग्री पे, ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो वो सेम एंगल बना के जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो आर के इक्वल होगा, जो कि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है, पता ही है आपको। तो सेम एंगल बनाकर क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब बताइए कि ये जो रे ऑफ लाइट है जो रिफ्लेक्टेड होकर के इधर की तरफ आ रहा है, और ये रे ऑफ लाइट कितना भी इधर प्रोड्यूस कर ले तो क्या ये मीट करेगा? नहीं मीट करेगा। तो ये ना तो एक्चुअली मीट करेगा और ना ही वर्चुअली मीट करेगा।
तो कहने का मतलब क्या है कि ये इमेज यहां पर एक्चुअल में इमेज नहीं बनेगा। अगर इस तरफ हम लोग इसको एक्चुअल रेज ऑफ लाइट को चाहे मीट कराना तो मीट नहीं करेगा, लेकिन वर्चुअली ये मीट करेगा। कब? जब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे। देखिए एक ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसको जब पीछे की तरफ हम लोग प्रोड्यूस किए, और एक ये रिफ्लेक्टेड रे है, और जब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किए, तो ऐसा लग रहा है ये इस पॉइंट पे आकर के मीट कर रहा है। तो जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को दिख रहा है जो प्लेन मिरर से इमेज बना है। तो सबसे पहले इसको नोटिस कर लेते हैं क्या क्या है भाई। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज हमेशा आपको इक्वल दिखाई देगा। ठीक है, और चूंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा। रियल इमेज तो बनेगा नहीं, है कि नहीं? बिकॉज there is no actual intersection of ray of light. The ray of light are intersecting virtually, so the image formed by the plane mirror is virtual image. Okay, तो virtual image कैसा होता है? Direct होता है। तो सबसे पहला क्या है? The image formed by plane mirror is virtual and erect. ठीक है, and the size of the image is the same as the size of the object. ठीक है, एक और चीज ऑब्जर्वेशन में ये आएगा कि अगर ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस x है, तो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x ही होगा। मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन इमेज फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक है, और लास्ट क्या है? चूंकि पता है आपको कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। क्या होता है? इरेक्ट होता है, लेकिन ये लैटरली इन्वर्टेड होगा। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू राइट एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू लेफ्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लैटरली इन्वर्टेड इमेज। तो ये रहा रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस की कहानी। इसमें हम लोग क्या पढ़े? तो प्लेन मिरर से रे डायग्राम कैसे बनता है ये समझे, और उसके बाद प्लेन मिरर से जो इमेज बनता है उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये समझे, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझे इसमें कि व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली टू द सरफेस या फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो उस केस में क्या होगा? जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेसेस इट्स पाथ। इतना चीज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ लिए। ओके, अब बढ़ते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस में। ठीक है, तो स्फेरिकल सरफेसेस कहने का मतलब क्या है कि अगर एक हम लोग हॉलो स्फीयर को ले, ठीक है, एक हम लोग हॉलो स्फीयर को लाए कहीं से, इस तरीके का एक हॉलो स्फीयर है। ठीक है, सॉरी, अच्छे से बना लेते हैं। ये एक हमारा हॉलो स्फीयर है। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे काट दें, इस तरीके से, इस तरीके से हम लोग काट दें इसको, और क्या करें कि एक हम लोग क्या करें कि इसको एक तरह से पॉलिश कर दें। ठीक है, देखिए यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पॉलिश कर दे रहे हैं। ठीक है, एक साइड से एक और कटिंग करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अब इधर से ना, इधर से क्या करेंगे कि अब इस तरफ से मिटा दिए। ठीक है, इस तरह से मिटा दिए। ठीक है, ये, और अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग इनर साइड से पॉलिश कर देंगे, इनर साइड से पॉलिश कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि एक हॉलो स्फीयर को हम लोग काटे और दो साइड से अलग अलग तरीके से पॉलिश कर दिए। ठीक है, एक बार आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिए और एक बार इनर सरफेस को पॉलिश कर दिए। तो पॉलिश करने से क्या हुआ कि जो इसका, देखिए पहले इसका समझिए, इसका जो आउटर सरफेस है वो पॉलिश हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट करेगा वो क्या कहते हैं, एक एक तरफ से दूसरे तरफ पास नहीं कर जाएगा, मतलब अब ये ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, ऑपेक हो गया। इसको हम लोग पॉलिश क्यों कर दिए? ताकि ये ऑपेक हो जाए। ठीक है, यानी कि अब इसका जो इनर सरफेस है वो रेज ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। सिमिलरली इसके इनर साइड को हम लोगों ने पॉलिश कर दिया, तो
अब ये क्या करेगा कि इसका आउटर साइड रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट इजिली कर देगा। ठीक है, अब ये ट्रांसपेरेंट ना होकर के इसका इनर साइड क्या हो गया, ओपेक हो गया, और इसका आउटर साइड ओपेक हो गया। आउटर साइड ओपेक, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग, इसका इनर साइड ओपेक एंड आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग हो गया। ठीक है, तो इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉनकेव सरफेस। जिसका इनर साइड रिफ्लेक्टिंग हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव सरफेस, और जिसका आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, और ऐसे सरफेसेस को हम लोग मिरर कहते हैं। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या हो गया, दोज स्फेरिकल मिरर whose outer surface is polished and inner surface is reflecting is called concave mirror। और ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब दोज मिरर whose inner surface is polished and outer surface is reflecting is called convex mirror। तो इसको लिख लेना है, क्योंकि ये चीज डिटेलिंग अच्छे तरीके से लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर। तो समझ गया ना कि अगर हमारे पास एक स्फेयर का टुकड़ा काटे, हॉलो स्फेयर का, और अगर हम लोग आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिए, आउटर सरफेस को पॉलिश कर दिए, तो ये क्या बन गया, कॉनकेव सरफेस बन गया, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और अगर हम लोग इसके मतलब उसी स्फेयर से एक और टुकड़ा को कट किए और उसके इनर सरफेस को अगर हम लोग पॉलिश कर दिए, तो ये क्या बन जाएगा, हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखिएगा, तो ये है आपके पास दोज मिरर whose inner surface is reflecting। ठीक है, और ये क्या हुआ, तो दोज मिरर whose outer surface is reflecting। ठीक है, जिस मिरर का आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है वो कॉन्वेक्स मिरर, और जिस मिरर का इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है वो हो गया आपका कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गया होगा। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बना था उसका कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये यहाँ पे तो पिक्चर में बनाया हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप लोग को खुद से एक बार बना करके ड्रॉ कर दे। ठीक है, बना करके बता दे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होता है सो कि ये है एक स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस है जिसको कट करके लाया गया है। अगर इसको हम लोग आउटर साइड से पॉलिश कर दें, आउटर साइड से पॉलिश कर दें, तो ये क्या बन जाता है, एक कॉनकेव मिरर बन जाता है। ठीक है, तो इस मिरर का अगर ये जो पूरा कर्वेचर है, ये जो कर्व मिरर है, इसका मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। मतलब मिड पॉइंट ऑफ द मिरर को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। और यहां से एक रे ऑफ लाइट कह रहे हैं, एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेंटर ऑफ मिरर से पास होता है, पोल से पास होता है। ठीक है, अब बताइए कि ये जो मिरर बना इसका कैसा मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल में भी कॉनकेव मिरर है, तो इसका कहीं ना कहीं इस स्फीयर का तो सेंटर होगा ना जी, कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा। तो उस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस सेंटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। मीन्स सेंटर ऑफ द स्फीयर whose mirror is a part is called center of curvature। ठीक है, और अब समझिए ये जो स्फीयर है, तो सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्फीयर। कोई भी स्फीयर, जैसे ये स्फीयर है, ठीक है, और इसका सेंटर से मिरर के मतलब उसका जो बाउंड्री होता है उसके डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। यानी कि यहां से यहां तक क्या हो जाएगा,
रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर whose mirror is apart is called radius of curvature। ठीक है, यही दो चीज हम लोग को समझना था। ठीक है, अब समझिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हुआ, तो सेंटर ऑफ होलो स्फीयर whose mirror is apart। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर whose mirror is apart। पोल के बारे में बता दिए, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। अपेरेचर क्या होता है, अपेरेचर का मतलब क्या होता है कि जो ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है ना मिरर का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपेरेचर बोलते हैं। रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपेरेचर। ठीक है, मतलब जहां तक रिफ्लेक्शन हो सकता है उस मिरर में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपेरेचर बोलेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपेरेचर, यही चीज है। द पार्ट ऑफ मिरर exposed to the incident light is called the aperture of the spherical mirror। in other words we can say diameter of the spherical mirror is known as its aperture। यानी कि जो देखिए स्फेरिकल पार्ट है ना ये, तो इसका कहां से कहां तक ये मतलब यहां से रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो इसका डायमीटर तक मैक्सिमम में ही ना, यहीं तक ना हो पाएगा, इतना ही ना पार्ट है जो मिरर से जुड़ा हुआ है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपेरेचर। ठीक है, मतलब जनरली वी कैन से डायमीटर जो होता है स्फेरिकल मिरर का, उसी को हम लोग अपेरेचर कहते हैं। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक लाइन इमेजिनरी होता है जिसपे हम लोग सारे टर्म्स को स्टडी करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब आ जाइए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। तो अगर ये हमारा एक स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर में भी अगर हम लोग इसको आउटर साइड से पॉलिश कर दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कौन सा मिरर ये हो जा रहा है, तो आपका ये हो जा रहा है कॉनकेव मिरर। और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, और ये हो गया आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब समझिए, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, मींस जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करता है मिरर पे, ठीक है, कॉनकेव मिरर पे, किस पे, कॉनकेव मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जितने भी रेज ऑफ लाइट होंगे, जितने भी रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करेंगे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे जाकर के कन्वर्ज हो जाएंगे, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, सिमिलरली अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो क्या होगा, अगर ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और मतलब एक स्फेरिकल सरफेस है, और इसको अगर हम लोग इनर सरफेस को पॉलिश कर दें, तो ये बन जाएगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। और यहां से हम लोग बना लेते हैं क्या, तो इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड में लाई करेगा। और इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करता है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगा। ठीक है, और एक रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा देते हैं, ये भी आपका रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगा। ठीक है, तो जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करते हैं, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लगेंगे कि एक ही पॉइंट से डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है, और उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर rays of light incidenting parallel to the principal axis after reflections converges at a point, and in case of convex mirror the rays of light incidenting parallel to the principal axis after reflections appear to diverges from a point, and that point is called principal focus of convex mirror। क्लियर, उसी चीज को लैंग्वेज में लिखा हुआ है यहां पर कि a point on the principal axis of the spherical mirror where the rays of light parallel to the principal axis meet or appear to meet after reflection from the mirror। क्लियर, मेरा पेन फेंका गया, ओके कोई बात नहीं, समझे, ये हुआ। अब आ जाइए फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, फोकल लेंथ, तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। मींस डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल
फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, इसका 12th में ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी है कि ये जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि इसमें हम लोग क्या क्या समझे। तो स्फेरिकल मिरर का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो स्फेरिकल मिरर में जो सेंटर, उस जो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो एक स्फेयर का पार्ट होता है। कैसा स्फेयर का? तो हॉलो स्फेयर का। तो उस स्फेयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो उसके सेंटर को हम लोग क्या बोल देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मींस सेंटर ऑफ द hollow sphere whose mirror is a part is called center of curvature. हर स्फेयर का एक रेडियस होता है, देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द मिरर whose, सॉरी, द रेडियस ऑफ द स्फेयर whose mirror is a part। ठीक है। उसके बाद पोल क्या होता है? तो पोल तो समझे थे कि मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो an imaginary line which passes from center of curvature and पोल। ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होता है उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस समझा ही दिए कि द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंटिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शंस actually meets or actually meets instead of sorry actually meets in case of concave mirror and appears to meet in case of convex mirror, and that point is called principal focus of convex mirror and concave mirror। clear? उसके बाद आ जाता है फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? चलिए, यहां तक समझ लिए हैं तो इसको अच्छे तरीके से लिख लीजिए। क्लियर? ओके, चलो देखो, अब ये जो टॉपिक है ना, वो रे डायग्राम अब यहां से स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब बच्चों का दिमाग यहीं से खराब होना स्टार्ट होता है कि सर बहुत ही टेक्निकल रे डायग्राम है, जबकि कुछ नहीं है। ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर इमेज में बनाया हुआ है, लेकिन इसको हम फिर से यहाँ पर लाइव बना करके आप लोग को दिखा देंगे। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे रे डायग्राम बनता है। तो रे डायग्राम एक्चुअली बनाने से पहले, रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि स्फेरिकल मिरर में यूज होता है। तो एक एक करके हम लोग सबको समझते हैं। ठीक है, तो पहला रूल्स, पहला 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 एक मिनट, हम लोग कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो पहला रूल ध्यान दीजिएगा। कॉनकेव मिरर क्या होता है, ऐसे बोलते बोलते पढ़िएगा तो सब याद भी हो जाएगा कि अगर हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस को बाहर से कवर कर दिए तो ये क्या बन गया? कॉनकेव मिरर। और यहां से हम लोग एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके बीच में लाई करता है प्रिंसिपल फोकस। इसके बीच में लाई करता है, तभी ना एफ इज इक्वल टू क्या होता है? r/2। ठीक है, तो अब बताइए आप हमको यहां से, अगर देखिए रूल्स क्या कहता है कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा? फोकस से। ठीक है, ये होता है आपके पास फर्स्ट रूल। मींस रेज ऑफ लाइट इंसिडेंटिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ये हुआ कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर, ठीक है। दूसरा समझ लीजिए, इसी चीज को हम लोग अगर कॉन्वेक्स में समझे तो कॉन्वेक्स में भी समझ लेते हैं। देखिए, ये हो गया हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, ये एक स्फेरिकल मिरर लिए और इसको हम इनर साइड से पॉलिश कर दिए। ठीक है, तो अब यहां से हम लोगों ने क्या किया? प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ये हो गया हमारा सेकंड, सपोज कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। इस केस में क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करते हैं
वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि वो फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। मतलब ray of light incidenting parallel to the principal axis in case of convex mirror appears to diverges from focus। तो ये दो रूल, मतलब एक रूल होगा कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए। जब भी रे डायग्राम बनाइएगा तो अगर हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे कॉन्केव में तो फोकस से जाएगा, और कॉन्वेक्स में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा कि प्रोड्यूस करने के बाद फोकस पे जाकर के वो मीट कर जाएगा, ऐसा अपीयर होगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्केव और कॉन्वेक्स के लिए एक रूल। ठीक है, दूसरा रूल समझिए, दूसरा सेकेंड रूल, फिर से मिरर बनाना पड़ेगा। ये है हमारा कॉन्केव मिरर, ये है, याद हो जाएगा आप सब लोगों को, ऐसे बनाइएगा तो देखिए ये है आपके पास पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। ठीक है, अगर दूसरा रूल जस्ट इसका कन्वर्स, ठीक है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट, कोई भी रे ऑफ लाइट सीधा प्रिंसिपल फोकस के थ्रू इंसिडेंट कर रहा है, ray of light incidenting through focus, then after reflection it will becomes parallel to principal axis। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही चीज हम लोग समझ लेते हैं कॉन्वेक्स के लिए। ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया पोल। ठीक है, ये बना देते हैं, चलिए ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट को हम लोग सीधा ऐसा लगे कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटिंग टुवर्ड्स फोकस, if it appears that a ray of light is incidenting towards focus, then what will happen, after reflection the ray of light becomes parallel to principal axis। मतलब अगर ऐसा अपीयर हो कि रे ऑफ लाइट सीधा फोकस के तरफ जा रहा है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। समझे, ये दूसरा रूल हो गया। ठीक है, तीसरा समझिए, तीसरा ये बना दिए हम लोग फिर से कॉन्केव मिरर। इसको क्या कर दिए, आउटर साइड से पॉलिश कर दिए। ये बन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। ठीक है, अगर अगर रे ऑफ लाइट डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट करता है, तब क्या होगा, इसको समझना है, ध्यान से समझिएगा। ये एक क्या है, स्फेरिकल मिरर है। तो क्लास 9th में एक सर्कल में थ्योरम है कि सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री के। इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट क्या कितने एंगल पे इंसिडेंट कर रहा है, 90 डिग्री पे। तो याद कीजिएगा, आप लोग को बताया है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट 90 डिग्री से इंसिडेंट कर रहा है, इसका मतलब नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, मतलब उसी पाथ से वापस चला जाएगा। तो तीसरा रूल यही कहता है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंटिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो जो उसका रिफ्लेक्टेड रे होगा वो अपने पाथ को रिट्रेसेस करेगा, मतलब उसी पाथ से वापस चला जाएगा। ठीक है, सेम चीज आपका बनेगा इसके साथ भी, कॉन्वेक्स के साथ भी, बस इसमें ऐसा अपीयर होगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये है पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस। ठीक है, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल ऐसा लगे, प्रिंसिपल बोल रहा है सॉरी, अगर रे ऑफ लाइट ऐसा लगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ इंसिडेंट कर रहा है, के तरफ इंसिडेंट कर रहा है, मतलब अगर उसको प्रोड्यूस करे
कॉन्वेक्स मिरर के केस में इंसिडेंट रे को प्रोड्यूस करे और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड रूल, ये कॉन्केव के लिए और ये कॉन्वेक्स के लिए, ये तो समझ रहे हैं। चलिए फोर्थ रूल, लास्ट बट नॉट लिस्ट, फोर्थ किस किस के लिए भाई, तो सबसे पहले कॉन्केव का बता देते हैं। ये हो गया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर फोकस। ठीक है, अगर इस केस में रे ऑफ लाइट सीधा पोल पे इंसिडेंट करता है, पोल पे इंसिडेंट करता है, तो वो सेम एंगल बना करके रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, मतलब एंगल आई और ये हो जाएगा एंगल आर। तो इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो नॉर्मल की तरह बिहेव करता है, मतलब इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट डायरेक्टली टू द पोल्स, then the ray of light after reflection makes the same angle with the principal axis, मतलब इस केस में एंगल I is equal to एंगल R. It means in this case principal axis behaves like normal. सेम सिनेरियो आपका कॉन्वेक्स में भी होगा, सेम सिनेरियो आपका कॉन्वेक्स में भी होगा। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। इस केस में भी अगर रे ऑफ लाइट डायरेक्टली पोल पे इंसिडेंट करता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम एंगल बनाता है। ठीक है, तो रे डायग्राम बनाने के लिए ये सब रूल्स का बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, तो ये सब रूल समझ जाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए तो बेस्ट रहेगा। फिर रे डायग्राम इन चारों रूल में से कोई भी दो रूल लेकर के आप बना सकते हैं जो आपको बनाने में कन्वीनियंस हो और उस सिचुएशन में एडजस्टेबल हो, वो कोई भी दो रूल लेकर के आप रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर का और कॉनकेव मिरर का आप बना सकते हैं। जो उसका इमेज फॉर्म होगा वो हमेशा सेम ही पोजीशन पे फॉर्म होगा। तो ऐसा कोई मतलब रूल नहीं है कि चारों में से कब क्या कहां लेना है, वैसा कुछ नहीं है। आप अपने कॉन्वेनियंस के अकॉर्डिंग जैसा सिचुएशन रहेगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, वैसा कोई आपके पास बॉन्डिंग नहीं है कि आपको यही रूल को फॉलो करना है। चारों में से कोई भी दो रूल, क्योंकि दो रे ऑफ लाइट चाहिए ना इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो कोई भी दो रूल को लेकर के आप बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर। ये रहा आपका कहानी रे डायग्राम का क्या, तो रूल्स। ठीक है, तो ये सब चीज हम यहाँ पर बनाए हुए हैं फिगर में। ठीक है, तो थोड़ा सा फिगर कैमरा में क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, इसलिए हम आप लोग को दोबारा बना दिए। आई होप समझ में आ रहा होगा, तो बने रहिए, डटे रहिए, समझ में आ ही जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, ओके। तो अब जब रूल समझ चुके हैं तो चलिए स्फेरिकल मिरर के केस में जो हमारा रे डायग्राम है उसको हम लोग बना ही लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो जगह नहीं है जिससे हम आपको समझा सके बना करके, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग अब चल चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, इसको हम थोड़ा ये करते हैं, कट करते हैं, और अब हम लोग थोड़ा चल चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कैसे रे डायग्राम बनाते हैं, तो समझ लेते हैं हम लोग। व्हाइट बोर्ड यही ना, चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। एक मिनट हमको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेने दीजिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए, पेन चेंज कर देते हैं और साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कॉनकेव मिरर।
कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आप लोग हमको ये बताइए कि ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, ऐसे ना कॉनकेव मिरर बनता है, एक हम लोग स्फेरिकल सरफेस लिए और इसको बाहर से क्या कर दिए, पॉलिश कर दिए, तो इनर साइड हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा और ये बन गया हमारा कॉनकेव सरफेस। इसको हम लोग बोलते हैं पोल, यहां से बना दिए प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बताइए ये वाला पार्ट क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला मतलब इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, सपोज यहाँ पे सेंटर है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसका जो मिड पॉइंट होता है वहां पे हमारा एक होता है प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि समझना आसान हो। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया आपका प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या क्या पॉसिबल पोजीशन है जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से पहला पॉसिबल पोजीशन इन्फिनिटी, काफी दूर से, जब रे ऑफ लाइट काफी दूर से आए तो। दूसरा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, दूसरा पोजीशन है कि नहीं। तीसरा आगे बढ़ेंगे तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रख करके इमेज बनाया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि क्लियर आ रहा है कि नहीं, है ना, आ रहा है क्लियर। चलिए उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, तीसरा यहां। चौथा पोजीशन क्या हो सकता है, तो एट फोकस। और पांचवा पोजीशन क्या हो सकता है, एक पोजीशन घट गया जी, 1 2 3 यहां पर तीसरा। ठीक है, सॉरी, ये हो गया आपका चौथा और ये हो गया पांचवा। और लास्ट पोजीशन क्या हम लोग को पॉसिबल है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस। तो मतलब देयर आर 6 पोजीशन वेयर ऑब्जेक्ट कुड बी प्लेस्ड सो दैट इमेज कैन बी फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। वो पोजीशन कौन कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्लेस्ड एट इंफिनिटी एंड और ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन बिटवीन infinity and center of curvature, or object can be placed at center of curvature, or object can be placed between C and F, or object can be placed at F, or object can be placed between F and P। इतना पॉसिबल पोजीशन है कि नहीं। तो एक एक करके हम लोग सब बना लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो पहला है हमारे पास क्या, तो कौन सा मिरर हम लोग पढ़ रहे हैं भाई अभी, तो कॉनकेव मिरर। वहां पे सब बना हुआ है फिगर में, लेकिन वो ऑलरेडी जब तक बना के नहीं दिखाएंगे तो क्लियर नहीं होगा, है कि नहीं। नहीं, तो पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर का बना रहे हैं जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ हो तो। ठीक है, तो बना लेते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर। ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। यहां से हम लोग बना लेते हैं इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में फोकस, है ना। अब ये कॉनकेव मिरर नहीं है, अगर इनर साइड से पॉलिश कर दे तो ये कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, आउटर साइड से इसको पॉलिश करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको आउटर साइड से क्या कर दे रहे हैं, पॉलिश कर दे रहे हैं, है कि नहीं। और अब देखिए, अब इस पे रे ऑफ लाइट को हम लोग इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है, तो कौन सा रे ऑफ लाइट ले ले हम, रेड ही ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं, इन्फिनिटी से। ध्यान से समझिएगा, जब रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आएगा ना,
तो लगेगा कि वो क्या है, पैरेलल। तो कोई भी दो रे चाहिए हम लोग को, दो रे लेते हैं। अगर एक इन्फिनिटी से आ रहा है रे ऑफ लाइट, ठीक है, अगर एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कर रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करता है, फोकस से। बताइए आप लोग को। एक और रे ऑफ लाइट को हम लोग ले लेते हैं, सपोज वो भी इन्फिनिटी से आए तो भी क्या होगा, पैरेलल ही, और ये भी कहां पे रिफ्लेक्शन के बाद मीट करेगा, तो फोकस पे। तो रे ऑफ लाइट फाइनली कहां पर मीट कर रहा है दोनों का, बताइए, फोकस पे। तो इमेज कहां पर बन जाएगा, फोकस पे, है कि नहीं, इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पे। और एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हुआ, एक्चुअल इंटरसेक्शन का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसा इमेज बना, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना। इसका नेचर, साइज कैसा हुआ, तो बहुत ही ज्यादा छोटा, पॉइंट साइज्ड, ठीक है। तीसरा क्या है, तो ये हो गया हमारा नेचर, साइज, पोजीशन कहां पर बना, तो एट फोकस, ठीक है। ये सब पॉइंट एक टेबल बना करके आपका जो पीपीटी है, स्लाइड है, उसमें लिखा हुआ है, यहां पर हम आपको बना करके दिखा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग एक काम करते हैं, फिर से अलग पोजीशन के लिए बना करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा दे, फिर तो लिखा हुआ है वहां भी एक्सप्लेन करेंगे ही हम, डोंट वरी। देखिए दूसरा पोजीशन कहां पर ले रहे हैं, तो सब क्यों मिटा दिए भाई, यहां पर लिख देते हैं ना, कॉनकेव मिरर। चलिए, अब दूसरा पोजीशन क्या है, कि जब हमारा रे ऑफ लाइट, ये कॉनकेव मिरर में ही बनाएंगे, ज्यादा मतलब कंफर्टेबल लग रहा है यहां पर बनाने में। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, अभी तक नहीं हुआ है ये, इसको अगर आउटर साइड से पॉलिश कर दिया जाए तो ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। ये हो गया पूल, सॉरी ये तो पता ही नहीं चलेगा, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं रेड वाला पार्ट, इस पे मार्किंग कर देते हैं हम व्हाइट से ही। ये हो गया पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ठीक है। इस बार हम लोग को ऑब्जेक्ट कहां रखना है, तो दूसरा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, रखने का प्रयास नहीं, रख ही रहे हैं। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बताइए, एक रे ऑफ लाइट को अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट कराते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगा, फोकस से, ठीक है नहीं। और अगर रे ऑफ लाइट को सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू इंसिडेंट करा दिया जाए तो क्या होगा, सेम पाथ से ये वापस चला जाएगा कि नहीं, क्या होगा, ये सेम पाथ से ये वापस चला जाएगा। तो इमेज कहां बन गया, इमेज आपका बन गया इसी ऑब्जेक्ट का, इमेज आपका यहां पर बन गया, ठीक है नहीं। तो फिर से ऑब्जर्व कीजिए, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो कैसा इमेज बना, रियल इमेज। रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो साइज कैसा हुआ, तो स्मॉलर, स्मॉलर देन
थोड़ा सा साइड बढ़ा है पहले से, पहले पॉइंट साइज था, अब थोड़ा सा बढ़ा, फिर भी ऑब्जेक्ट से छोटा ही है। साइज के बारे में ये कमेंट हो गया। उसके बाद पोजीशन कहां हुआ, तो बिटवीन सी एंड एफ। सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। साइज, नेचर एंड पोजीशन हम लोग समझ गए इसका दूसरे केस का, ठीक है। अब समझ लेते हैं तीसरे। क्लियर हुआ? अब आ जाइए तीसरा, ध्यान दीजिएगा। फिर से यहां पर लिख देते हैं हम कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो तीसरा पोजीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां पर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा एक स्फेरिकल मिरर। इसको अगर हम लोग आउटर साइड से पॉलिश कर दें तो ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट को भी कहां रखना है, तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ये रखा गया हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड, ठीक है। तो रूल, कोई भी दो रूल ले सकते हैं। तो अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस के थ्रू जाएगा, है कि नहीं। और बिटवीन सी एंड एफ बना दिए, एट सी बनाना था ना, सॉरी 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 सॉरी। ऑब्जेक्ट को कहां रखे हम लोग, एट सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ठीक है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब बताइए, जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करेगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगा, और अगर डायरेक्टली प्रिंसिपल फोकस के थ्रू ही इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं। और इस केस में जो इमेज बन जाता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, नेचर कैसा हुआ, देखिए एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है ना, तो फिर से रियल इमेज ही बना, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बना। पोजीशन चेंज हो गया, पोजीशन कहां पे है भाई, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन में एट, पोजीशन कहां हुआ सब तो लिखा हुआ है इसलिए आप ऐसे समझ लीजिए, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है, नेचर, पोजीशन, साइज क्या है, तो सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट, सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? चलिए, तीसरा पोजीशन भी हम लोग समझ गए। चौथा पोजीशन क्या है, तो इसको मिटा दे। फोर्थ पोजीशन इज व्हाट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा। यह है हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर। इसको अगर हम आउटर साइड से पॉलिश कर दे तो ये बन गया कॉनकेव मिरर। और अगर ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये हो जाता है फोकस। ठीक है। और अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करेगा वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के तरफ जाएगा, फोकस के थ्रू जाएगा। और जो रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस के थ्रू इंसिडेंट ही करेगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यही दो रूल हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इमेज कहां बन गया, बियॉन्ड सी। देखिए यहां भी एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो नेचर क्या हुआ, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हुआ, अब देखिए धीरे धीरे साइज बढ़ रहा है और अब ये ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया, मतलब साइज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। नेक्स्ट ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पोजीशन कहां हुआ भाई, तो बियॉन्ड सी। क्या ऑब्जर्व हो रहा है, क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के नजदीक आ रहा है इमेज वैसे वैसे दूर भाग रहा है, वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर जा रहा है और साइज बढ़ते जा रहा है कि नहीं। चलिए अब है फिफ्थ पोजीशन, सेकंड लास्ट, फिफ्थ पोजीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, कहां पर, एफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक स्फेरिकल मिरर। उसके बाद इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, जब आउटर कवरिंग, आउटर मोस्ट में अगर हम लोग इसको शेडिंग कर देंगे, मतलब अगर आउटर सरफेस को पॉलिश कर देंगे तब ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। और अब हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। और अब समझिए, अगर रे ऑफ लाइट को, सॉरी ऑब्जेक्ट को हम लोग सीधा प्रिंसिपल फोकस पे रखते हैं तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट incidenting parallel to the principal axis after reflection passes through focus, and ray of light incidenting directly to the pole, reflected by making same angle, इतना ही एंगल बना करके ये यहां से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये पैरेलल जा रहा है। तो जब इंफिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट आता है तो पैरेलल होता है, और जब कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगा तो कहां पर जाकर के मीट करेगा, इंफिनिटी पे एक्चुअली में मीट कर जाएगा। तो यहां भी एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है तो रियल इमेज क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। नेचर, अगेन नेचर हो गया, हाईली मैग्नीफाइड हो गया। पोजीशन कहां पे इमेज बन रहा है, तो इंफिनिटी पे, सॉल्व। ठीक है, अब एक लास्ट पोजीशन जहां पर हम लोग को रे डायग्राम बनाना है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ।
when object is placed in between C and F। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पे रखेंगे, C और F के बीच में। फिर से स्फेरिकल मिरर, फिर से प्रिंसिपल एक्सिस। अब तो आदत हो गया, आप लोग भी ऐसे ही पॉज कर करके बना लीजिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस हो जाएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही आता है। अब समझिए, पोल हो गया, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है प्रिंसिपल फोकस। अब बताइए ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, बिटवीन एफ एंड पी। बिटवीन एफ एंड पी, थोड़ा सा एफ एंड पी को हम लोग दूरी पे रख देते हैं। ये है आपका सेंटर ऑफ, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है आपका प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पर रख देते हैं। अभी ये कॉनकेव मिरर नहीं बना है, अभी ये कॉनकेव मिरर नहीं बना है। अब इसको अगर हम लोग शेडेड कर ले आउटर सरफेस को, तब ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब बताओ बाबू, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करता है, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट करता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फिर से कहां से जाएगा, फोकस से ना जाएगा, थ्रू फोकस। और अगर रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट करता है, तो सेम एंगल बना करके जाएगा। अब इसका कुछ नहीं हो सकता इस तरफ, एक्चुअली में ये मीट कर ही नहीं सकता है। तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो हम लोग को इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करा के देख लेते हैं एक बार। तो ऐसा लग रहा है कि जब पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे ना, तो एक पॉइंट पे ये मीट कर जाएगा। तो इस केस में कैसा इमेज बना इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, क्योंकि इन दिस केस रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटिंग वर्चुअली, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंटिंग वर्चुअली। सो इस केस में एक ही केस हुआ कॉनकेव मिरर में, जिसमें इमेज कैसा बना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। किस पोजीशन पे, तो जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में रखा हुआ था, तो मींस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in between pole and focus in case of concave mirror, then the image so formed will be virtual and erect। ठीक है, मतलब अब इसको हम लोग कलर चेंज करके लिखेंगे। कैसा इमेज बना भाई, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज बहुत ज्यादा, मतलब बड़ा बड़ा, मतलब मैग्नीफाइड कह सकते हैं, मैग्नीफाइड। नेचर हो गया, पोजीशन हो गया, साइज हो गया, पोजीशन कहां पर है भाई, तो मतलब बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये हम लोग 6 पोजीशन पे इमेज बना करके देख लिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो बी सीरियस, इसको अच्छे तरीके से खुद से कंस्ट्रक्ट करके देख लीजिएगा। उसके बाद बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये याद हो जाएगा, और याद हो जाएगा नहीं, हो ही जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग फिर से आ जाते हैं अपने पीपीटी स्लाइड पे, पीपीटी स्लाइड पे, सॉरी, ध्यान से समझिएगा बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और समझिए कि एक अच्छे तरीके से इसको समझाया जा रहा है। खुलने दीजिए इसको। हम लोग कहां तक कंप्लीट कर लिए थे इसको, तो ये बताना था, है ना। ध्यान से समझिए, अभी हम लोगों ने रे डायग्राम बना के सीखा। क्या सीखा उसमें, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो इमेज कहां बन रहा था, एट फोकस। नेचर कैसा था उसका, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा था, पॉइंट साइज।
पोजीशन कहां था, फोकस पे। तीनों चीज समझ में आ गया। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी आया तो इमेज कहां बना, बिटवीन सी एंड एफ। कहां पर, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, साइज थोड़ा सा बढ़ा, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड ही रहा। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट एट सी पे रखा गया तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना, साइज थोड़ा और बढ़ा, मतलब सेम साइज का हो गया। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को एट सी पे रखा गया तो इमेज भी कहां बना, एट सी पे ही, साइज बढ़ा, सेम साइज का हो गया। ठीक है, फिर जब ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा गया तो इमेज बियॉन्ड सी बनता है और साइज ऑब्जेक्ट से भी बड़ा हो जाता है। और जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है तो इमेज इंफिनिटी पे चला जाता है और साइज काफी बड़ा हो जाता है। और जब ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखा जाता है तो इमेज आपका उस केस में बिहाइंड द मिरर बनता है एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है और साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है कि नहीं। ये सब टेबल को यहां पर बना करके और आपका नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, नोट्स हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वैसे समझ लीजिए इसको, यही सब पॉइंट को समझना है। ठीक है, तो अब यहां से क्वेश्चन कैसा कैसा आ सकता है, सो ध्यान से समझिएगा कि जब ऑब्जेक्ट हमारा मतलब यहां से ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का, वहां बहुत चीजें क्लियर होगा। यहां से ये समझिए कि क्या आपका मतलब लिंकअप कर पा रहे हैं कुछ, कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन रहा था, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है। दो तो ऐसे ही याद हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनना है कि नहीं। जब दूर से आएगा तो इमेज बहुत छोटा बनेगा, और जब मतलब फोकस से दूर पे इमेज बनेगा तो काफी बड़ा इमेज बन जाता है। ये सब कुछ तरीका है, और लेकिन बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो तरीका तो खुद से ही बनाना पड़ता है, वो आपको याद हो जाएगा, इजी है, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये सब आपका टॉपिक्स अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इसको देख लेना है, समझ लेना है। ठीक है, एक अब है कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर में तो सिर्फ दो ही है, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही है। जब ऑब्जेक्ट एक इन्फिनिटी पे रखा रहेगा, जब एक ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रहेगा तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा ना तो इमेज फोकस पे ही बनेगा। तो इमेज कहां बनेगा आपका, फोकस पे ही बनेगा। तो इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। ठीक है, 1 सेकेंड। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रहेगा, इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे तो इमेज हमारा फोकस पे बनेगा। और कॉन्वेक्स कैसा होता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा बनाता है, वर्चुअल इमेज। इस केस में कभी भी देखिए ना, ये बना हुआ है। ठीक है, देखिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद इस तरीके से रिफ्लेक्शन होगा। और जब इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि रे ऑफ लाइट फोकस से निकल रहा है। और एक रे ऑफ लाइट को सीधा पोल पे इंसिडेंट कराएंगे तो सेम पाथ से वापस चला जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री। ठीक है, अब दोनों रे ऑफ लाइट इधर तो कहीं नहीं, एक इधर भाग रहा है और एक इधर जा रहा है, कि नहीं मीट कर पाएगा। लेकिन पीछे की तरफ जब प्रोड्यूस किया गया तो यहां पर मीट कर गया। ठीक है, तो इमेज कहां पर बन गया आपका, प्रिंसिपल फोकस पे। कैसा इमेज बना, देखिए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो बिहाइंड द मिरर बना फोकस पे, एंड वर्चुअल पॉइंट साइज एंड इरेक्ट इमेज बना। ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन है, नेचर ऑफ इमेज बन गया, हो गया। और जब ऑब्जेक्ट हमारा मतलब इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख दीजिएगा तो वैसा ही केस बनेगा। देखिए जब रे ऑफ लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराइएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसा लगेगा कि फोकस की तरफ से निकला हुआ है। और जब रे ऑफ लाइट ऐसा लगे कि सीधा फोकस की तरफ जा रहा है, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से, तो सेम पाथ से क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। अब ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट इधर तो मतलब इन फ्रंट ऑफ मिरर कभी मीट नहीं करने वाला है, तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ कहां पे मीट कर रहा है, तो बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे आपका मीट कर जाएगा, तो इमेज यहां बनेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इमेज पोजीशन क्या है, बिहाइंड मिरर बिटवीन द फोकस एंड द पोल। साइज क्या है, नेचर क्या है, वर्चुअल है। और साइज क्या है, स्मॉलर एंड इरेक्ट। ठीक है, तो यहां से क्या ऑब्जर्वेशन में मिल रहा है आपको भाई,
कि जो भी कॉन्वेक्स मिरर से इमेज बनता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है और छोटा इमेज बनता है। कैसा? वर्चुअल एंड छोटा, वर्चुअल एंड स्मॉलर, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर पॉइंट साइज बनता है। तो लेकिन एक केस कॉन्केव में भी था कि जब इमेज हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा था, लेकिन उस केस में इनलार्ज इमेज बन रहा था। तो याद रखिएगा कि जब भी वैसे जगह पे मिरर को यूज करना हो जहां पर हम लोग को इरेक्ट इमेज चाहिए, मतलब सीधा इमेज चाहिए, इरेक्ट और बड़ा चाहिए, तो वहां पे कौन सा मिरर यूज होगा? कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जिस केस में ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखने पे इमेज आपका इनलार्ज और इरेक्ट आता है। ठीक है। और कॉन्वेक्स मिरर में भी इनलार्ज एंड इरेक्ट, सॉरी, इरेक्ट आता है बट बहुत ही छोटा आता है। ठीक है। तो जिस जगह पे इनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज चाहिए वी यूज कॉनकेव मिरर। फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट यूज करते हैं आपका कॉनकेव मिरर। ओके, ये हो गया आपका कहानी। कोई दिक्कत? चलिए, इसको याद कर लेना है, लर्न कर लेना है अच्छे तरीके से। क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है? ओ, रे डायग्राम इसका बनाया हुआ था अलग में। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का तो आपको समझा ही दिए। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पता ही है, कौन बात बताए ही। डेंटिस्ट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उनको चाहिए इनलार्ज एंड डायरेक्ट इमेज, तो जाहिर सी बात है वो आपका कॉनकेव मिरर ही दे पाएगा। और वो किस पोजीशन पे? तो जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस पे रखा रहेगा तो। उसके बाद है कॉनकेव मिरर आर एम्प्लॉयड इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्लास 12th में पढ़ना है, उसमें यूज होता है क्योंकि वो कन्वर्जिंग में होता है। तो जहां पर लाइट को कन्वर्ट करना हो वहां पे कॉनकेव मिरर यूज करेंगे। याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। ओके। उसके बाद है कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। सॉरी, ये पॉइंट गलत है बाबू। कॉनकेव मिरर रियर व्यू में यूज नहीं होता है, ये पॉइंट आपका गलत है। इस पॉइंट को मैं यहां से काट देता हूं, याद रखिएगा, ये पॉइंट गलत है। ठीक है। इन ऑप्टिकल प्रोजेक्टर कॉनकेव मिरर यूज है। ठीक है, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर मतलब जहां पे लाइट को प्रोजेक्ट करना हो, कन्वर्ट करना हो, वहां पर ये यूज होता है, ये सही है। ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर में समझ सकते हैं ना, कॉनकेव मिरर कहाँ यूज होगा? जहां पर लाइट को कन्वर्ट करना हो। ठीक है, तो इन सर्च लाइट्स हो गया, डेंटिस्ट के द्वारा, मतलब प्रोजेक्टर के पास, इन सब जगहों पे यूज होता है। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में साइड व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर जो व्हीकल में होता है, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। क्यों भाई? क्योंकि देखिए हम लोग को तो एक तो कि इरेक्ट इमेज चाहिए, तो अगर कॉनकेव लेके चलेंगे तो मैक्सिमम टाइम तो इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, तो वो तो यूज करेंगे ही नहीं। अब कहिए कि सर प्लेन मिरर यूज कर सकते हैं, तो प्लेन मिरर में सेम साइज का इमेज बनाएगा। और जब सेम साइज का इमेज बनाएगा तो समझिए, आप सोचिए चीजों को कि एक ही, अगर सपोज हम लोग कार ड्राइव कर रहे हैं, कार में लुकिंग ग्लास का मतलब क्या होता है कि पीछे का मिरर देखने के लिए, पीछे का जो भी गाड़ी आ रहा है उसको साइड देने के लिए वो यूज किया जाता है। तो समझिए कि एक ही ट्रक में या फिर एक ही व्हीकल में पूरा मिरर फुल हो जाएगा और कुछ पीछे का चीजें दिखेगा ही नहीं, सेम साइज का ना बनता है। तो इसके कारण हम लोग ये रियर व्यू में कौन सा इमेज मिरर यूज करते हैं? तो कॉन्वेक्स मिरर, ताकि ढेर सारा वाइड रेंज ऑफ व्यू देता है। ठीक है। उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर आर इंस्टॉल्ड एट द रोड इंटरसेक्शन, जहां पर तीखा मोड़ लिखा होता है वहां पे कॉन्वेक्स मिरर यूज कर दिया जाता है, ताकि जो भी दोनों तरफ का वाइड रेंज का व्यू दे और दोनों तरफ का जो भी व्हीकल्स आ रहा है उसको समझा, हम उसको मतलब देख करके आदमी अटेंड, क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में उसको, व्हाट वी कैन से, केयरफुल हो जाए। ठीक है। उसके बाद कन्वेक्स वी आर यूज्ड इन स्टोर्स, पार्किंग लॉट्स एंड अदर पब्लिक स्पेसेस फॉर सिक्योरिटी एंड सर्वाइलेंस प्रोसेस। ठीक है, पर्पस। ठीक है, सर्वाइलेंस पर्पस, सर्वाइलेंस का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है। ठीक है, क्योंकि अब कोई कोई क्या होता है कि मतलब कुछ चीज चोरी कर लिया या फिर कुछ अनवांटेड चीजें वहां पर रख दिया, तो इसके चलते सिक्योरिटी पर्पस के लिए वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है कन्वेक्स मिरर आर इंस्टॉल्ड इन पार्किंग लॉट्स टू ड्राइवर्स इन नेविगेटिंग टाइट स्पेसेस, कॉर्नर से इंटरसेक्शन। वही चीज है कि तीखा मोड़ या फिर जो मतलब शार्प टर्न जिसको बोलते हैं, उन सब जगहों पे पार्किंग लॉट्स में भी ये यूज होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां से सिर्फ यही समझना है
कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां होगा, जहां पर हम लोग को इरेक्ट और स्मॉलर इमेज और ढेर सारा वाइड रेंज ऑफ व्यू चाहिए, वाइड रेंज ऑफ व्यू चाहिए, वहां पे कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्केव मिरर में जब जब हम लोग को या तो लाइट को कन्वर्ज करना हो उस केस में, या तो वो मतलब इरेक्ट इमेज चाहिए और इनलार्ज इमेज चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिए। और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है एंड कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। ये सब बात को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है असर्शन रीजंस में इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया होगा। अब समझिए मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मिरर फॉर्मूला होता है कि द मिरर फॉर्मूला रिलेट्स द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज 1/v plus 1/u is equal to 1/f। इसको ऐसे समझना पड़ेगा, देखिए जैसे कि ये अगर हमारा मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये है पोल। तो अगर हम लोग, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को सपोज कि हम लोग यहां पे रख रहे हैं, ठीक है, तो इसका इमेज कहां पर बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। इसका इमेज बनता है, ठीक है, नहीं इस तरीके से, पता ही होगा आप लोगों को। इसका आपको इमेज बन जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। ये बन गया आपका इसका इमेज, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होता है वो कहलाता है u, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। जो इमेज बना, तो इमेज और मिरर के बीच के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस v से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस क्लियर हुआ। डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, सॉरी, image and mirror is called image distance denoted by v, and the distance between object and mirror is called object distance denoted by u, and distance between pole and focus, already we had discussed in our important terminology related to spherical mirrors, है ना। पोल एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, सॉरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो जो मिरर फॉर्मूला है वो यही बताता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यह है हमारा मिरर फॉर्मूला, जहां पर v क्या है, इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द इमेज फ्रॉम द मिरर। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। f क्या है, फोकल लेंथ। कोई दिक्कत, चलिए इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए बढ़िया से। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर, ठीक है। इसके लिए समझना यह है आप लोगों को कि जो साइन कन्वेंशन इसमें है ना, तो साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए किस केस में किस पोजीशन को निगेटिव लिया जाए, किसको पॉजिटिव लिया जाए, इसके लिए इसका यूज किया जाता है इंपॉर्टेंट है। अगर इस साइन कन्वेंशन का यूज नहीं कीजिएगा तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा।
एक भी साइन कन्वेंशन अगर गलत हुआ तो पूरा न्यूमेरिकल आपका गया, इसलिए ध्यान से समझिएगा। ये तो हम लिख दिए हैं जो बेसिक रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन को डिराइव किया गया है, तो मतलब डिफाइन किया गया है, तो समझ लेना है। उसके बाद लेकिन याद करने का एक तरीका है, वो भी बता देंगे कि जैसे क्या होता है ना, एवरी मेजरमेंट इज डन बाय टेकिंग पोल एज ओरिजिन, ठीक है। तो जितने भी मेजरमेंट होंगे वो सब पोल को ओरिजिन मानते हुए किया जाता है। मतलब अगर ये जो मिरर है ना, ये मिरर है, इसका जो पोल है, तो कोई भी मेजरमेंट कहां से होगा, पोल को ओरिजिन मान करके, पोल को ओरिजिन मान करके, ठीक है। एंड डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। तो सपोज कि देखिए, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, तो लाइट ऑब्जेक्ट ही ना देगा, और उसी का ना लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो ये जो है ना, कि अगर यहां से डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो जितने भी डिस्टेंस होंगे जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट के, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट के मेजर होंगे, तो वो पॉजिटिव लिए जाएंगे। और जो डिस्टेंस मेजर इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, दे आर कंसिडर्ड टू बी निगेटिव, ठीक है। तो क्लियर है, यानी कि जिधर ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा निगेटिव रहेगा। क्यों भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहां पे रहेगा उस तो वहीं से लाइट एमिट होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर होता है, तो पोल उसके जस्ट अपोजिट में ही होगा, मींस रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है उसके डायरेक्शन के अपोजिट ही होगा। तो यहां से चीज क्लियर हो रहा होगा कि यू हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, ठीक है। ये उसके बाद जो भी मेजरमेंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के एबव वो पॉजिटिव, जो भी मेजरमेंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो वो होगा नेगेटिव, ठीक है। तो इसको याद करने का यही तरीका है कि ये मतलब मिरर को हम लोग मान लेंगे एक तरीके का कोऑर्डिनेट एक्सिस, पोल को सेंटर, पोल को ऑरिजिन, पोल को ऑरिजिन वैसे भी होता है, इधर लेफ्ट साइड वाला सब निगेटिव, राइट साइड वाले जितने भी मेजरमेंट होंगे सब पॉजिटिव, एंड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले निगेटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले पॉजिटिव, ठीक है। तो इस चीजों को ध्यान में रखना है, समझ लेना है, इससे पढ़ लेना है, क्लियर होगा। हम एक्सप्लेन कर ही दिए आपको, क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक ऑफ द रिफ्लेक्शन, लास्ट टॉपिक ऑफ द रिफ्लेक्शन, दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन ही हम क्यों बोले, एंगुलर मैग्निफिकेशन भी होता है जो कि आपके सीनियर क्लासेस में पढ़ना है। यहां पे समझ लीजिए लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब लेंथ में, ठीक है। देखे है ना कि जब ऑब्जेक्ट का साइज कुछ होता है और इमेज का साइज कुछ होता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो उस केस में जो उसका रेशियो निकालते हैं, मीन्स जो जो इमेज बना वो कितना मैग्नीफाई हुआ, उसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। मीन्स रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड linear magnification. M is equal to hi by ho. M is equal to hi by ho, and it is numerically equal to minus v by u. It is numerically equal to minus v by u, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू माइनस वी बाई यू, और m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ होता है ये, ठीक है। मतलब रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। अब एक बात बताइए कि मैग्निफिकेशन का कोई ऐसा यूनिट होगा, नहीं होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट भी एक तरह का लेंथ है, और दोनों लेंथ लेंथ का मीटर मीटर कट जाएगा। मीन्स ऐसा समझिए कि अगर सेम किसी भी चीज का रेशियो का मतलब अगर सेम क्वांटिटी का रेशियो निकाला जाए तो उसका यूनिट नहीं होता है, देयरफॉर द लीनियर मैग्निफिकेशन इज यूनिटलेस। कोई दिक्कत? एक चीज यहां पे समझना है कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है इसका मतलब इरेक्ट इमेज, जाहिर सी बात है पॉजिटिव मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जो इमेज बन रहा है वो पॉजिटिव कब लिया जाता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जब एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव का मतलब एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, एबव द प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब
इरेक्ट इमेज, इरेक्ट मीन्स वर्चुअल इमेज। और अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन निगेटिव का मतलब कि इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है, नीचा बन रहा है ना, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस को ही ना निगेटिव लेते हैं। इसका मतलब अगर इमेज मतलब मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा है, इट मींस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, मींस इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मींस रियल। क्लियर हो गया दिक्कत? ये आपका कहानी। तो अब मैथमेटिकली क्या होता है, m इज इक्वल टू एच आई बाई एच, इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। ये जो मियर फॉर्मूला का डेरिवेशन है जो कि क्लास 12th में है, उसको जब अच्छे तरीके से समझ जाइएगा तो ये रिलेशन आपको आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जो कोई जरूरी नहीं है डेरिवेशन आपका क्लास 10th में, इसको इसी तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, बस हो गया आपका कंप्लीटेड। ठीक है, रिफ्लेक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। अगर अच्छा लगा होगा लेक्चर, बीच में जो रे डायग्राम बना रहे थे उसमें सिर्फ हम खुद में बात कर रहे थे, तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा बोर फील कर रहे होंगे आप लोग, लेकिन ध्यान से समझिएगा, उसको बार बार देख के खुद से ही बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। क्लियर हो गया ये? चलिए, ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।